बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त मैं आज का ये व्लॉग रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, अब से कुछ देर के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ़ जो साइफ़र का केस है, उसकी आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। और आज की जो अदालती कार्रवाई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुछ सवालात पूछे गए थे जज साहबान की तरफ से, कुछ सवालात उठाए गए थे जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से, आज उन सवालों का जवाब दिया जाना है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान और बुशरा बीबी साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना का तीसरा मुकदमा है जिस पर नैब ने इंक्वायरी का आगाज़ किया है, उसमें जो नोटिस जारी किए गए थे इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को, नैब के उन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब हैं, जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब हैं, तो ये भी बड़ी अहम समाअत होनी है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्तों पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन दोनों अहम मुकदमात की कार्रवाई का जो अहवाल है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिन ख़बरों का मैंने अपने थंबनेल पे जिक्र किया है, उन ख़बरों की डिटेल कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का मामला क्या है, काजी फैसल साहब ने क्या रिमार्क्स दिए, उन रिमार्क्स का क्या नतीजा सामने आया है, और फिर इख्तलाफी नोट भी लिखे गए हैं 2 जज साहबान की तरफ से, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक साहबा की तरफ से, और भी दीगर अहम ख़बरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। तो ये तमाम ख़बरें इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से ताहाल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक भी करें, और अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने जानने वालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का क्या मामला है। 3 अहम ख़बरें हैं जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा से जुड़ी हैं। एक तो नाज़रीन, जो बुशरा बीबी साहबा ने दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी कि वो बनी गाला में नहीं रहना चाहती, ख़ुद को गैर महफूज तस्वर करती हैं, उन्हें अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो आज वो महफूज किया गया फ़ैसला जस्टिस मियाँ गुलशन औरंगज़ेब साहब का वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंस कर दिया है, जिसमें बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है और हुकाम को हुक्म दिया गया है कि बुशरा बीबी साहबा को बनी गाला से अडयाला जेल जो है वो मुंतकिल किया जाए। अब मेरी नज़र में ये फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उनको बनी गाला में रखा गया था उसका जवाज़ बनता नहीं था। हाँ, आप किसी सरकारी गेस्ट हाउस में उनको रख सकते थे। इमरान खान की प्रॉपर्टी पर इमरान खान की इजाज़त के बगैर बुशरा बीबी साहबा को वहाँ पर रखना, उस घर को सब जेल करार देना, मेरे ख्याल से कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए थे, और इस कानूनी तकाज़े को पूरा ना करना ही इस फैसले की वजह बना है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो इद्दत में निकाह का केस है इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की, उसकी भी आज जो अपील थी जस्टिस जज शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में इस केस की समाअत होना थी, लेकिन चूँकि जज साहब रुखसत पे थे तो इस केस की समाअत को 14 मई तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इस केस की अदालती कार्रवाई की जो ख़ास बात रही, आज जब कोर्ट स्टाफ की तरफ से बताया गया इमरान खान साहब के वकला को और प्रोसिक्यूशन साइड को कि जज साहब दस्तयाब नहीं है तो इस केस की समाअत को मुलतवी करने जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि सरदार मसरूफ़ इस केस में पेश हुए, अंसर कियानी पेश हुए, शाज़ेब कमल शोज़ब पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि चलें, आज अगर जज साहब दस्तयाब नहीं है तो कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दें। जब इमरान खान साहब के वकला ने कल तक केस की समाअत को मुलतवी करने की या कल की नई तारीख देने की इस्तदा की, तो फिर प्रोसिक्यूशन के वकला की तरफ से कहा गया, प्रोसिक्यूशन कह रहा हूँ, खबर माने क्या कि वकला की तरफ से कहा गया कि आप कल नहीं बल्कि 25 मई की तारीख दे दें, क्योंकि रिजवान अब्बासी साहब मसरूफ़ हैं, उनकी दीगर मसरूफियात हैं, तो आप एक लंबी तारीख डाल दें। तो इस पर फिर इमरान खान साहब के बुशरा बीबी साहबा के वकला ने कहा कि ये मामले को तूल देना चाहते हैं, लेकिन अदालती स्टाफ ने बताया कि देखें, जो मंगल की तारीख 16 मई की 14 मई की हम आपको दे रहे हैं, 14 मई की तारीख ये हम नहीं दे रहे, ये जज साहब ने तारीख दे रखी है, शाहरुख अंजुमन साहब ने, उन्होंने कहा था कि आप इनको मंगल की तारीख दे दें। तो मंगल की तारीख जो है वो दे दी गई और दोनों की इस्तदाएँ रद्द कर दी गई, कल तक मुलतवी करने की या कल की तारीख देने की, और 25 मई की तारीख देने की भी जो है वो दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। तो एक ये डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के जो दीगर मुकदमात हैं, इसमें 6 मुकदमात इमरान खान के और एक बुशरा बीबी का मुकदमा है जिसमें ज़मानत के केसेस थे।
आज इन ज़मानत की दरख्वास्तों के ऊपर भी जज साहब की अदम दस्तयाबी की वजह से, क्योंकि जो ताहिर अब्बास सपरा साहब हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है अमूमी अदालत से ATC अदालत में, इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, तो उनकी जगह पे क्योंकि नए जज साहब की तैनाती नहीं हो सकी, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहब के वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब पेश हुए, लेकिन 16 मई तक उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें एक्सटेंड तो कर दिया गया ज़मानत को, लेकिन केस की समाअत जज साहब की दस्तयाबी की वजह से ना हो सकी है। तो ये जो मैंने थंबनेल पे जिक्र किया इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा का मामला, तो ये उसका जो है वो उन खबरों की डिटेल होगी। इसके अलावा नाज़रीन, मैंने थंबनेल पर जिक्र किया कि सहाफ़ी के अरेस्ट वारंट जारी हो गए, वकला ने धावा बोला। ये दो अलग अलग खबरें हैं। वकला ने आज लाहौर हाई कोर्ट में ये किया कि जो वहाँ से कचहरी को मुंतकिल किया गया है, दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया है, तो वकला लाहौर के बड़े मुश्तिल हैं। ना सिर्फ मुश्तिल हुए, आज वो एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए, फिर लाहौर हाई कोर्ट के गेट और जंगले तोड़ के अंदर दाखिल हुए, जहाँ पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है और वहाँ पर मुतअद्दिद जो वकला रहनुमा हैं या जो वकील हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जहाँ तक सहाफ़ी के वारंट जारी होने का मामला है, तो ये जो सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ कलासरा साहब, उन्होंने जो एक स्टेटमेंट दिया था कि उनके साथ ज़्यादती हुई, एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया गया, तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने उनकी तरफ से, जो कि टैलून के को लॉन्च करने में शामिल थे, बड़े प्रोमिनेंट उनका नाम है मीडिया इंडस्ट्री में, तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा ने फिर इस स्टेटमेंट के ऊपर, रऊफ़ कलासरा साहब के बयान के ऊपर उनके खिलाफ डेफेमेशन का सूट फाइल किया था, जिस पर रऊफ़ कलासरा साहब को अदालत ने नोटिस करके मदऊ किया था। तो आज इस केस की समाअत होनी थी, लेकिन रऊफ़ कलासरा साहब पेश नहीं हुए, उनके वकील पेश हुए। अपनी हाज़िरी को उन्होंने वकील के ज़रिए यकीनी बनाया। तो उन्होंने ये बताया, वकील ने, कि जो रऊफ़ कलासरा साहब हैं वो अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो पेश नहीं हो सकते, आइंदा समाअत पे आ जाएंगे। तो अदालत ने फिर 20 मई तक इस केस की समाअत को मुलतवी करते हुए रऊफ़ कलासरा साहब के जो वारंट हैं, काबिल ज़मानत जो वारंट है, वो जारी कर दिए गए हैं। तो सहाफ़ी के ख़िलाफ़ डेफेमेशन का केस, सहाफ़ी अपनी किसी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि वकील साहब ने कहा कि वो अचानक उनको ये नोटिस मिला है, तो इसलिए रऊफ़ कलासरा साहब नहीं आ सके, तो फिर उनके नाकाबिल ज़मानत जो है, काबिल ज़मानत जो है, वो वारंट जो है वो अदालत ने जारी कर दिए हैं 20 मई के। इसके अलावा नाज़रीन, सहाफ़ी का जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक और चीज़ भी आती है। असद तूर गिरफ़्तार हुए FI के केस में, लेकिन असद तूर हमारे भाई हैं, छोटे कह लें, बड़े कह लें, लेकिन हैं हमारे भाई। उनकी तरफ से ये गिरफ़्तारी का सारा मलबा जो है वो काजी फ़ैसल पे डाला गया कि काजी फ़ैसल ने उनकी गिरफ़्तारी करवाई है या वो इनकी गिरफ़्तारी के पीछे। शुक्रिया भी वो अदा करते रहे काजी फ़ैसल कि आपने मुझे गिरफ़्तार करवाया। अब वही काजी फ़ैसल उनके रिमार्क्स के नतीजे में, ये नाज़रीन वो वाले रिमार्क्स नहीं हैं जो मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, ये वो रिमार्क्स हैं जो काजी फ़ैसल साहब ने हमारे सहाफ़ियों की दरख्वास्त में दिए, और फिर उसमें यह बात भी सामने आई कि असद तूर के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें मुतल्लिक़ा सेक्शन दुरुस्त नहीं लगाए गए, गलत मुकदमा, गलत इल्ज़ामात लगा के दर्ज किया गया। तो फिर उन रिमार्क्स के बाद, काजी फ़ैसल साहब के रिमार्क्स के बाद जो ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर के नतीजे में असद तूर साहब की जो गिरफ़्तारी है वो रिहाई में मुमकिन हो पाई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के नतीजे में, जैसे काजी फ़ैसल के रिमार्क्स के नतीजे में असद तूर साहब की निचली अदालतों से रिहाई होगी, और वही फ़ैसला जो काजी फ़ैसल साहब के 3 रुकनी बेंच ने दिया वो नीचे वाली अदालत को दिखाया गया। वो जो तोशा खाना वाले जज थे हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने असद तूर को रिहा करने का फ़ैसला दिया ज़मानत पे, लेकिन साथ में उनके वकला की तरफ से ये जो FIA की तरफ से उन पर दर्ज की गई थी, इसकी क्वैशमेंट के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया था। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले, जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ, कि असद तूर के खिलाफ जो मुकदमा FIA का है उसको क्वैश कर दिया, उसको कलअदम करार दे दिया है। तो सवाल ये है कि जो इल्ज़ाम काजी फ़ैसल पे लगाया गया, असद तूर की तरफ से मुझे गिरफ़्तार कराया, मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया, तो काजी फ़ैसल के रिमार्क्स, उनके फ़ैसले से उनकी ज़मानत हुई, और काजी फ़ैसल के रिमार्क्स, उसके फ़ैसले के नतीजे में उनके खिलाफ FIR इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी। तो ये मैं कुछ हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने रखना चाह रहा हूँ कि इल्ज़ाम जो भी था, लेकिन जिस पे इल्ज़ाम था उसके फ़ैसले और रिमार्क्स के नतीजे में उन्हीं जनाब की ज़मानत और उन्हीं के खिलाफ वो मुकदमा जो है वो कलअदम करार पाया है। अब आ जाते हैं, जो मैंने काजी फ़ैसल साहब के रिमार्क्स का थंबनेल पे जिक्र किया कि उनके रिमार्क्स का पहला नतीजा सामने आ गया, तो मामला नाज़रीन ये है कि कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त पर जो समाअत हुई है, उस समाअत के दौरान काजी फ़ैसल साहब ने कहा कि जो सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, जो बेलगाम सोशल मीडिया पाकिस्तान में है, जिसकी रेगुलेशन की बात की जाए,
तो चीखें निकल जाती हैं कि आज़ादी राय हमारा हक है। लेकिन आज़ादी राय का जो आइन का आर्टिकल 1919 है उसमें वाज़ेह तौर पे कदगने लगाई गई हैं। ये एब्सोल्यूट नहीं है हमारा आज़ादी राय का हक, इसमें कानूनी कदगने मौजूद हैं कि आपने ये रेड लाइंस हैं, इनको क्रॉस नहीं करना। तो काजी फैसल साहब ने कल जिक्र किया कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात का कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वो जो कमिश्नर ने स्टेटमेंट दिया मेरे खिलाफ कि मैंने कोई धांधली कराई है, तो क्या किसी मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि धांधली के आपके पास सबूत क्या हैं, शवाहिद क्या हैं? किसी ने नहीं पूछा। ये काजी फैसल साहब के कल की अदालती कार्रवाई के रिमार्क्स थे। तो कल के रिमार्क्स का आज पहला नतीजा ये सामने आया है कि जो इलेक्शन कमीशन जिसने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात पर इन्वेस्टिगेशन की थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के निसार दुरानी साहब, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने जो मुतलका जिसका जो इल्ज़ाम था अपने लियाकत चट्टा साहब का कि पिंडी रीजन के जो DROs हैं, जो ROs हैं, उनको उन्होंने डायरेक्शन जारी की थी कि आप धांधली करें, उनको बुला के उनके बयानात रिकॉर्ड किए थे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के भी और रिटर्निंग अफसरान के भी। और फिर लियाकत अली चट्टा का तहरीरी जवाब भी उसमें जमा करवाया गया था। उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के मेंबर के सामने रखा था, इंक्वायरी कमेटी को बताया था कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो इल्ज़ामात कितने ठीक हैं, कितने गलत हैं, वो उन्होंने दिया। अब वो जो नाज़रीन रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट तो हम पहले भी जो है वो अपने सोशल मीडिया पे आप नाज़रीन के साथ शेयर कर चुके हैं कि उसमें लियाकत चट्टा साहब अपने इल्ज़ामात से पीछे हट गए कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उनके बारे में उस वक्त जब ये इल्ज़ामात लगाए तो तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेंटली तौर पे ये इनका कोई इशू है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है मेंबर निसार दुरानी साहब की, जिसमें लियाकत चट्टा के खिलाफ तौहीन अदालत की और फौजदारी कार्रवाई करने की सिफारिशात पेश की गई थी, उन सिफारिशात पर मीनो अमल दरामद किया जाएगा। उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। लियाकत चट्टा के खिलाफ जो इंक्वायरी हुई थी, लेकिन पब्लिक करने से पहले इस रिपोर्ट को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन उन सिफारिशात का जायज़ा लेके उस रिपोर्ट को पब्लिक करने का और उस पर मीनो अमल करने का। अब मीनो अमल क्या होना है, सिफारिशात क्या हैं? एक तो कहा, जैसे मैंने बताया कि फौजदारी कार्रवाई होनी चाहिए, लियाकत चट्टा के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए हैं, बेबुनियाद मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए हैं। दूसरा, कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी होनी चाहिए। तज़लील की इलेक्शन कमीशन की लियाकत चट्टा ने ऐसा स्टेटमेंट दे के, तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसला तो कर लिया है, उनकी सही खबर तो सामने आई है इलेक्शन कमीशन से, तो कब तक ये रिपोर्ट लियाकत चट्टा वाली इलेक्शन कमीशन पब्लिक करता है। इलेक्शन कमीशन का नाज़रीन जिक्र हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक और अहम खबर ये है कि जो पिछले दिनों पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर की दरख्वास्तों पर कि सस्पेंड कर दिया गया इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। तो उस फैसले की रोशनी में आज इस बात का इम्कान है कि इलेक्शन कमीशन जिन मखसूस अरकान को मुअत्तल किया गया है, उनकी मुअत्तली का नोटिफिकेशन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन यहाँ पे एक और चीज़ भी, जो कल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये माफ़ी मांगें जो इंतशारी टोला है और तमीरी सियासत करें, और अगर इन्हें मुज़ाकरात करने हैं तो सियासी जमातों के साथ करें। तो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके खिलाफ ट्रोलिंग का जो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ की टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने जो आगाज़ किया, कल असद कैसर साहब एक टीवी टॉक शो में मौजूद थे, महर बुखारी साहबा के सामने उनसे पूछा गया कि वो तो माफ़ी की बात कर रहे हैं और तामीरी सियासत की बात कर रहे हैं, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे? तो असद कैसर साहब का बयान जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है, उसमें असद कैसर ने कहा कि हम तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, तो इनसे क्यों माफ़ी मांगेंगे। ये नाज़रीन जो बयान है, ये एक मुतकब्बिराना बयान है, ये एक सेन पॉलिटिशियन का स्टेटमेंट नहीं है। आप मेरे साथ इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस स्टेटमेंट को जो असद कैसर साहब ने दिया है, इस एंगल से देखता हूँ कि ठीक है, अगर आपने माफ़ी नहीं मांगनी थी, आप कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते थे। अगर आपने गलती की है, मतलब एक बेटा गलती करता है तो वालिद से माफ़ी मांग लेता है, लेकिन ये बयान देना है कि हम अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, एक्चुअल बाप की बात हो रही है, हकीकी बाप की बात हो रही है, तो क्या ऐसी जो नाखलफ औलाद है उसके साथ फिर वालिद क्या सलूक करता है। लेकिन इससे हटके, इस बहस से हटके जो स्टेटमेंट दिया है, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि वो गले पड़ गया, वो गले नाज़रीन ऐसे तहरीक इंसाफ के पड़ेगा कि इस स्टेटमेंट के बाद जो कैसर साहब ने दिया कि हम तो अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते, अब इसका फ़ायदा किसको पहुँचेगा। एक तो इसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा कि देखें, हम तो कहते हैं कि माफ़ी मांग लें, तामीरी सियासत में आ जाएँ, मुज़ाकरात करें, लेकिन ये इतनी हठधर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिएक्शन सामने आएगा या क्या इसका असर लिया जाएगा। लेकिन दूसरा जो तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान पहुँचेगा
तहरीक इंसाफ के गले ये स्टेटमेंट पड़ेगा असद कैसर साहब का, वो ये है, आप देखेंगे चंद दिनों में तहरीक इंसाफ जो है स्टेटमेंट के हवाले से वजाहतें देगी, सफाइयाँ देगी, इसका फ़ायदा हुकूमती इत्तेहाद को पहुँचेगा, नून लीग को पहुँचेगा, पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा, दीगर सियासी जमातों को पहुँचेगा। तो ऐसा स्टेटमेंट देना जिसका आपको कोई फ़ायदा ना हो, उल्टा नुकसान ना हो, तो ऐसा मुतकब्बराना बयान देने का कोई फ़ायदा नहीं। ये स्टेटमेंट तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो जज साहबान के नोट्स हैं, शाहिद वहीद साहब का, आयशा मलिक साहबा का, उस पर आने से पहले लाहौर में ये हो रहा है नाज़रीन, लाहौर में ये हो रहा है कि जो कचहरी, मैंने वो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर चाहूँगा, दोबारा शेयर करने का पहले भूल जाता हूँ, इतनी सारी खबरें होती हैं। तो आ जाते हैं जो जज साहबान ने, शाहिद वहीद साहब ने और जस्टिस आयशा मलिक साहब ने ये नोट्स जारी किए हैं। ये नाज़रीन मामला है जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना और काजी फैसल साहब ने हल्फ उठाया, तो हल्फ उठाने के बाद उन्होंने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है इस पर फुल कोर्ट तश्कील दिया। तो फुल कोर्ट में 9-6 के साथ फैसला आया, अक्सरियती फैसला, उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा गया। तो वो जो इख्तलाफ करने वाले जजेस थे, जिसमें मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें नकवी साहब थे, मज़ाहिर नकवी साहब थे, जिसमें शाहिद वहीद साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं और एक और जज भी थे। तो उसमें अब एक तो आयशा मलिक साहबा का जो नोट है, सबसे पहले तो वो आपके सामने रखेंगे, फिर शाहिद वहीद साहब का जो नोट है वो आपको बताएंगे। आयशा मलिक साहबा ने अपने जो नोट है, जो फ़ैसला है इख्तलाफी, उसमें आगाज़ किया है रोस्कोए पावंड के 1926 के उस जुमले के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि अदलिया कुछ करे तो इसे करने की आज़ादी भी देना चाहिए, उसे अदलिया को कुछ करने की आज़ादी भी होनी चाहिए। तो आयशा मलिक साहबा लिखती हैं कि कानून साजी करके अदलिया के मामलात में मुदाखलत पैदा नहीं की जा सकती, सादा कानून साजी के ज़रिए अपील का हक़ नहीं दिया जा सकता। आयशा मलिक साहबा लिखती हैं कि आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ देने के लिए आइनी तरमीम ज़रूरी है। आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का अख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी अख्तियारात को ख़त्म नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। असल सवाल यही है कि फुल कोर्ट बेंच की तश्कील की सूरत में अपील का हक़ गैर मौसर हो जाएगा। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का हक़ कैसे ख़त्म किया जा सकता है? फुल कोर्ट की तश्कील से आर्टिकल 184(3) में अपील का हक़ देने का मकसद ही फौत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फुल कोर्ट की बात की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो रूल्स की बात की जा रही है, तरमीम की बात की जा रही है, आइन के आर्टिकल 191 की बात की जा रही है, तो उस वक्त क्या सवाल उठे थे जब ये केस चल रहा था? यही सवाल उठे थे कि 3 साल या 4 सालों से तो फुल कोर्ट का इजलास ही नहीं बुलाया गया। और ये सवाल उठा था कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने रूल्स को अमेंड ना करे, जो काम सुप्रीम कोर्ट के करने का है, सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम करके उन चीज़ों को बेहतर ना करे, तो क्या फिर पार्लियामेंट जो है वो खामोश तमाशा ही बन के बैठी रहे? पार्लियामेंट खामोश रहे? इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी के लिए उस वक्त यही बहस हुई थी कि जब आप नहीं करेंगे फिर दूसरा आपका काम करेंगे। तो बेंच की अक्सरियत ने यही कहा था कि हमने अपना काम नहीं किया, हमने फुल कोर्ट नहीं बनाया, अपने रूल्स को अमेंड नहीं किया, राइट ऑफ अपील नहीं दिया और आर्टिकल 184(3) के अख्तियार को गलत इस्तेमाल भी किया गया वन मैन शो की वजह से। तो इसलिए पार्लियामेंट ने इस अख्तियार को, चीफ जस्टिस के अख्तियार को रेगुलेट कर दिया है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बना दिया है, 3 रुकनी कमेटी बना दी है। अब जो एक डिक्टेटरशिप बज़ाहिर थी या वन मैन शो था सुप्रीम कोर्ट में, वो चेंज हो गया है। अब ये अख्तियार 3 जजेस के पास होगा। तो आयशा मलिक साहब ने अपना नोट दे दिया है। इसके अलावा जैसे शाहिद वहीद साहब का नाज़रीन नोट ये है, उसमें ये लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा है, मैं आपको सारा पढ़ के बता देता हूँ, वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन हमने जो उसमें से पॉइंट्स निकाले हैं, उसमें शाहिद वहीद साहब कहते हैं कि आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाज़त मिली, यानी अगर आर्टिकल 191 का सहारा देकर कानून साजी करने की इजाज़त मिल गई तो अदालती मामलात में बज़रिया ऑर्डिनेंस में मुदाखलत हो सकेगी। जज साहब लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि अदालती दायरा अख्तियार में इजाफा सिर्फ आइनी तरमीम के ज़रिए मुमकिन है। सादा कानून साजी से अदालत को कोई नया दायरा अख्तियार तफवीज़ नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटी अपने रूल्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक ही बना सकेगी, यानी इस कानून के मुताबिक जो रूल्स हैं वो फिर इसी कानून के मुताबिक ही बन पाएंगे। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। और आगे वो लिखते हैं कि अगर जजेस कमेटी का कोई रुकन दस्तियाब ना हो तो इसकी जगह कौन लेगा? कानून खामोश है। मेरे ख्याल से कानून खामोश है। तो अब टेक्नोलॉजी इतनी आ चुकी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप बना के 3 जजेस उस कमेटी में आ सकते हैं। पहले भी जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन है, उसमें भी तमाम मेंबरान का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। तो यहाँ पर भी अगर कोई जज बाहर चला जाता है, लाहौर चला जाता है, कराची चला जाता है या इवन के पाकिस्तान से बाहर चला जाता है,
तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के कमेटी के मेंबरान उसमें बैठ के किसी भी मामले का फैसला कर सकते हैं, तो ऐसा कोई मसला है नहीं मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर में। फिर लिखते हैं, जैसे शाहिद वहीद साहब के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक कोई दूसरा जज किसी कमेटी मेंबर की जगह नहीं ले सकता। तो जब व्हाट्सएप के ज़रिए ये मसला हल हो सकता है, माजी में भी व्हाट्सएप का सहारा लिया गया, तो अब क्यों नहीं लिया जा सकता। आगे हम लिखते हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी सरबराह होते हैं, उन्हें दूसरे सूबे अगर कमेटी की अक्सरियत ने दूसरे सूबे भिजवा दिया तो इसके संगीन नताइज होंगे। तो ये उस वक्त की बात उठी थी जब कानून बना था कि इस कमेटी में जो अक्सरियत होगी, अगर वो चीफ जस्टिस अक्सरियत खो बैठते हैं, बाकी 2 मेंबरान ये फैसला करते हैं कि चीफ जस्टिस का बेंच क्वेटा रजिस्ट्री में होगा, तो तब क्या बनेगा। तो ये भी इन्होंने सवाल इसमें उठाया है, लेकिन इख्तलाफी नोट है, ये आपको बताते जाएं कि इनका इख्तलाफी नोट है। और फिर आगे चल के वो ये लिखते हैं कि आइन के आर्टिकल 184(3) के मुताबिक किसी भी आइनी दरख्वास्त के काबिल समात होने का फ़ैसला अदालत ही कर सकती है, कमेटी ये फ़ैसला नहीं कर सकती। और जो जज साहबान ने फ़ैसला दिया है कानून को, प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार देने का, ये फ़ैसला आइन के मुताबिक जज साहब कहते हैं, शाहिद वहीद साहब कहते हैं कि आइन के मुताबिक नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें सेक्शन 3 वो कहता है कि आप बुनियादी हकूक़ के मामले पे 3 रुकनी बेंच समात कर सकता है, लेकिन 4 रुकनी बेंच समात पे कदगन लगाता है। बुनियादी हकूक़ के मामलात में भी आइन की तशरीह होती है, तो 5 रुकनी जो बेंच है वो तो फिर आपको हर केस में बनाना पड़ेगा, और हर केस में जहाँ आइनी इंटरप्रिटेशन होती है, आप 5 रुकनी बेंच बनाएंगे तो ज़ेर इल्तवा जो मुकदमात है वो तो बढ़ते चले जाएंगे। ज़ेर इल्तवा मुकदमात आप ख़त्म कैसे कर पाएंगे। वैसे तो नाज़रीन मैंने पिछले 10 सालों से ये देखा है कि जितनी भी कोशिशें इन ज़ेर इल्तवा मुकदमात को ख़त्म करने की गई, वो कोशिशें नाकाम हुई हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमात बढ़ते चले जाते हैं, और उसका एक ही हल नज़र आता है कि जजेस की तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बढ़ाई जाए और नीचे हाई कोर्ट में भी उनकी तादाद को बढ़ाया जाए, और जो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस होती हैं, जो फ्रिवलेस एप्लीकेशन के एप्लीकेंट्स होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन जज साहब अपने नोट में ये भी लिखते हैं, मैं मुख्तसर कर देता हूँ, कि कोई भी कानून आइन में अदालत को दिया गया जो अख्तियार है बनाने के हक़ में हावी नहीं हो सकता। पार्लिमान को भी आइन से मुतज़ादिम कानून बनाने का अख्तियार नहीं। आइन अदालत के इंतज़ामी अमूर पर पार्लिमान को मुदाखलत की इजाज़त देना अख्तियारात की आइनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत अपने मखसूस मुकदमात में मर्ज़ी के बेंचेस बनाए तो ये अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ होगा। हुकूमत ने तो बेंच नहीं बनाने, बेंच तो कमेटी ने बनाने हैं। क्या कमेटी के जजेस हुकूमत के जज होते हैं? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। वैसे भी इस कानून के आने के बाद तो यहाँ तक मुतालबा किया सामने आया था कि अब ये कानून जो है, इस किस्म का जो कानून है वो हाई कोर्ट्स के लिए भी होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जज साहब ने क्योंकि फैसले से इख्तलाफ किया, तो इख्तलाफी नोट की वजूहात भी उन्होंने देनी थी, इख्तलाफ करने की वजूहात भी देनी थी। तो आज दोनों जज साहबान की, आयशा मलिक साहबा की और शाहिद वहीद साहब के जो इख्तलाफी नोट हैं वो मंजर आम पे आ गए हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।